हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का 1.2 देखना हमको। चैप्टर का नाम हमने डाला है 1.2। चैप्टर है हमारा 1.2, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या दिखाना है? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, दिखाना है। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है √3 - 1, फिर दूसरा है √5 - √3, तीसरा है 2 + √3, चौथा है 4 - 3√2, पाँचवा का दूसरा है 7√5 और पाँचवा का तीसरा है 6 + 2√5। पाँचवा का पहला, जो कि इसमें नहीं दिखाता है, इस तरफ क्यों नहीं दिखाता ये बता रहे हैं। पाँचवा का पहला है 1√2, 1/√2, और छठा है 2 + √2, सातवां है 3√3, आठवां है √5, नौवां है 3 + 2√5 और 10वां है 3 + √2। तो देखिए, इन दो क्वेश्चनों में हमने लगा रखा है स्टार। क्यों लगा रखा है? हम इसमें से बस केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 2 क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये भी हो गया। ये सब क्वेश्चन हमारे बनेंगे छोटे छोटे। कैसे बनेंगे? छोटे छोटे बनेंगे। और जिस पर मैंने 2 स्टार मारा है, ये क्वेश्चन हमारे लेंदी होंगे, ये और ये। हम दोनों का एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा स्वतः ही लग जाएगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों को हमको बहुत ही सावधानी से देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर Q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पर Q हो वो 0 ना हो। परिमेय संख्या क्या होता है? जो शुद्ध परिमेय संख्या होता है, उसका मौसा, लसा नहीं, मौसा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है 5 और ऊपर है 3, इसका मौसा निकालेंगे तो आएगा 1। क्या निकल कर आएगा? 1 आएगा। तो शुद्ध हमारा परिमेय संख्या वही माना जाता है जिसका हर बोल रहे हैं, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो। कहने का मतलब ये है कि अगर अंश और हर का गुणनखंड किया जाए तो इनमें कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए 1 के अलावा। तो वो होगा हमारा परिमेय संख्या। और इसमें हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है अपरिमेय संख्या। मतलब यदि अंश और हर के गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा गुणनखंड आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब वो परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा लेंदी के 2 क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। पहले लंबा वाला क्वेश्चन हम क्यों देखेंगे? क्योंकि उससे हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये बुक आपको मिलेगा 1.2 है, राजीव प्रकाशन का 2023 और 24 से लिया गया बुक है, जो कि NCERT बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं √5। क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। कह रहा है कि √5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसे विरोधाभास से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब कि हम इसे क्या मानकर चलेंगे? सबसे पहले हम परिमेय दिखाने की कोशिश करेंगे, और फिर परिमेय नहीं होगा तो फिर हम कह देंगे कि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं,
तथा Q बराबर 0 नॉट, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा है, तो अब हम √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, अभी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 5 बराबर P²/Q², यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग किए, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, पूरा 5। आपने पढ़ा होगा √2 इंटू √2 बराबर हो जाता है 2, तो वही हो गया इसका स्क्वायर 5 और इसका P²/Q²। अब ये 5 इधर है, P² इधर है, Q इससे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, 5Q² हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जब हम इतना देख पा रहे हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि P कोई संख्या है जो 5 से कट रहा है, मतलब 5 में कोई संख्या Q है, अगर उससे गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हमारा P² आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ 5 किसको काट रहा है, P² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, हमने ये देखा, हमने क्या किया, इसको √5 और इसको दोनों को स्क्वायर किया तो ये हमारा ये संख्या मिला। हमने यहाँ क्या देखा कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में है 5Q² बराबर P², तो इसको चलिए हम क्या कर लेंगे, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि अभी हमें मिटाना पड़ेगा। इसके आगे अभी हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। ऊपर लिख दे रहे हैं, हमारा जो समीकरण था 5Q² बराबर P², ये हमारा था समीकरण 1 जो कि हमने ये प्राप्त किया था। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने इसके नीचे लिखा था कि 5P को भी काटेगा, तो हम क्या मान लेंगे, P बराबर 5R, जहाँ R क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब पूछिए R कहाँ से आया, जब हमने अभी इससे पहले वाली लाइन में बताया था कि यदि 5 P² को काट रहा है तो 5 P को भी काटेगा, तो हमने वही लिखा है कि P को भी 5 काट रहा है, किसी संख्या R है, कोई पूर्णांक है R, मतलब कोई भी संख्या है जिसमें गुणा कर दिया जाए 5 से तो वो P को काटेगा, जो कि अभी हमने इससे पहले सिद्ध कर चुका है। ठीक है, तो R हमने क्या मान लिया, कोई पूर्णांक मान लिया। अब इस मान को हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5Q² बराबर 5R², और इसे क्या लिख देंगे, P का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, p का मान क्या है 5r, p स्क्वायर तो 5r का स्क्वायर और 5q ऐसे का ऐसे क्या हो जाएगा ये 5q स्क्वायर बराबर 5 बच्चे 25r स्क्वायर। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 बच्चे 25, तो ये क्या आ जाएगा 5r। q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 5r स्क्वायर। इतना तो पता ही होगा, ये गुणा कर रहा है नीचे जाएगा 5, तो यहाँ से 5 से 5 5 बचे 25, यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर वही आ गया कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है 5, लिख सकते हैं यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, अब देखिए हमने जो शुरू में बताया था, दोनों संख्याएं हमारा अंश भी और हर भी दोनों ही p भी कट गया 5 से, जो कि इससे पहले हमने बताया था, मतलब सिद्ध कर चुका है हमने, और यहाँ पर q को भी 5 काट रहा है। अब इसके आगे हम आगे चलेंगे, अब इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर इसे हम आगे बता रहे हैं। यहाँ तक हमने ये देखा कि दोनों ही संख्याएं p और q 5 से विभाजित हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या लिखेंगे, अतः यह स्पष्ट है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक है, हमने पहले क्या निकाला, p स्क्वायर को 5 काट रहा है तो p को भी 5 काटेगा, फिर आगे निकाल दिया कि q स्क्वायर को 5 काट रहा है तो q को भी 5 काटेगा। तो हमारा ये हम फाइनली कह सकते हैं कि p और q को दोनों को 5 काटेगा, 5 विभाजित करेगा। ठीक है, p और q दोनों 5 से विभाजित होंगे। ठीक है, चूंकि अंश और हर के गुणनखंडों में 5 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तथा एक परिमेय संख्या के अंश और हर का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, यह विरोधाभास
यहाँ तक दिखाई देना चाहिए। विरोधाभास हमारी नीमक कम जाना था, गलत खाए के लोग देता लोग आधा खा जे तब नीमक ले लीजिए, आधा खा जे तो पानी ले लीजिए। कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कारण क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार हमने क्या लिखा है। अतः यह स्पष्ट है कि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं। चूंकि अंश और हर दोनों के गुणनखंडों में 5 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तथा एक परिमेय संख्या के अंश और हर का सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि चूंकि हमने शुरू में ही √5 को क्या मान लिया था? परिमेय संख्या। तो अगर वो परिमेय संख्या होती तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर लिया? गलत कल्पना कर लिया, क्योंकि वो क्या? अपरिमेय संख्या है। अतः अब हम कह सकते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, या फिर चलिए क्वेश्चन में इधर इरेज कर दे रहा हूँ। तो लास्ट में हम लिख देंगे फाइनली, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन हमने कर लिया 8वां √5, तो इसी के आधार पर हमारा होगा 5वां का पहला। तो चलिए ये भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन जितने भी 8 कहने मतलब 6वां 7वां 9वां 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां का दूसरा और तीसरा, ये सारे एक ही नियम पर लगने वाले हैं। तो इसमें से हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं 1/√2। ये भी हमारा लेंथी ही जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला। क्या सिद्ध करना है? 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे? इसको भी विरोधाभास से ही हल करेंगे। मतलब इसे भी क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना? परिमेय संख्या है। अतः हम इसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेंगे? 1/√2 बराबर कर लेंगे P/Q। अगली लाइन देखते हैं क्या हो जाएगा। Q से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा? 2√2 और हो जाएगा P। √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा P। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? इन दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, Q² बराबर 2P। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
ठीक है, देखिए क्यू को वर्क किए तो क्यू स्क्वायर और √2 और √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर √2 इंटू √2 बराबर का 2, तो ये हो गया 2 और p का स्क्वायर किए तो ये p स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हमारे पास आ गया है क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। फिर वही आ गया देखिए कि यदि दो में कोई संख्या पूर्णांक p है जिसमें अगर हम गुणा कर दें तो वो संख्या क्यू स्क्वायर को काट देगा, मतलब क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है अतः क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और साथ साथ में ये जो हमने निकाल रखा है समीकरण क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो इसको साथ साथ में नाम दे देंगे समीकरण 1 का। ये साथ साथ में हम लोग करते चलेंगे। जैसे भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था √5, बिल्कुल सेम उसी प्रकार लग रहा है कि अगर क्यू स्क्वायर अगर 2 में p स्क्वायर से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, अतः क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट हम इसको इरेज करके फिर देखेंगे। अभी हमने देखा कि क्यू को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और एक समीकरण हमारे पास बन के आया था क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या समीकरण आया था, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 माना था। अब देखिए हम क्या मानेंगे, और साथ साथ में ये भी दिखा दिया था कि जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्यू बराबर 2r। आर अब क्यों लिखे, आर हमने क्यों लिखा, अभी हमने दिखाया है कि यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 भी क्यू को काटेगा। कहने का मतलब ये है कि r ऐसा कोई पूर्णांक है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो वो बराबर आ जाएगा क्यू के। तो वही हमने r कोई ऐसा पूर्णांक रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यू के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्यू के मान को समीकरण 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब इधर साइड में लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हो गया ये, क्यू स्क्वायर तो 2r का स्क्वायर और फिर 2p स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये r स्क्वायर बराबर का 2p स्क्वायर। ठीक है, अब 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, क्या आ गया, 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई संख्या कोई पूर्णांक r है जिसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो हमें p स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। p भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। अब हमने क्या देख लिया, अभी हमने इससे पहले निकाला था कि q 2 से कट रहा है, अभी हम देख ले रहे हैं p भी 2 से कट रहा है, मतलब अंश और हर दोनों ही क्या हो रहे हैं, 2 से कट रहे हैं।
जो कि एक परफेक्ट परिमेय संख्या बनने के लिए एक के अलावा अंश और हर दोनों किसी से नहीं कटने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके गुणनखंडों में, सर्वनिष्ठ गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पा लिया, दो भी अंश को भी काट रहा है और दो हर को भी काट रहा है। तो अब इसके आगे हम अब इसको इरेज करके फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब अभी तक हमने ये ज्ञात किया है कि जो हमारी संख्या है दो, वो अंश और हर जो कि पी और क्यू है दोनों को विभाजित कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि P और Q दोनों दो से विभाज्य हैं तथा परिमेय संख्या के अंश और हर का सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। जो कि हमने क्या कर लिया, हमने तो पा लिया है। जबकि होना क्या चाहिए, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या होता 1/√2 तो यहाँ पर क्या आता, दो से दोनों कटते ही नहीं, उसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आता, एक आता। कहने मतलब अगर हम उनका मौसा निकालते तो क्या होता, मौसा निकालते तो मौसा हमारा एक आता, अंश और हर का गुणनखंड दोनों ही अलग अलग होते। ठीक है, तो यह क्यों आ रहा है, यह हमारा विरोधाभास क्या कारण आ रहा है। विरोधाभास मतलब हमने शुरू में ही मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यह निष्कर्ष हमारी गलत कल्पना या फिर अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, अतः कह सकते हैं दी गई संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो दोनों दो से नहीं कटती, एक संख्या से नहीं कटते। परिमेय संख्या नहीं है। फाइनली लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए, हम इन दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या ज्ञात कर लिया, इन दोनों क्वेश्चन में हमने ये ज्ञात किया है कि हम अंश और हर को क्या मानेंगे, P/Q के रूप में दिखा देंगे, और ये दिखा देंगे कि P और Q दोनों ही संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या नहीं होंगी। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब इसके आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए √2 या फिर √3 या फिर √5 तो बताएं, या फिर √7, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे इस मेथड से। बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें भी मैं 2 क्वेश्चन करूँगा, 2 क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे कि ये हुआ, कोई सा भी होगा
तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि कैसे हम बस केवल 1-2 क्वेश्चन समझ के सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे इरेज कर ले रहे हैं। अभी 5वां तो पहला रहा नहीं था। 5वां का पहला कौन सा था? ये था 1/√2 और 8वां था √5। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कोई सा भी उठा ले रहे हैं रैंडमली। चलिए मान लीजिए हमने पहला एक क्वेश्चन ले लिया, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि √3 - 1 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट आंसर, ये छोटे में ही आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा लेंदी वाले ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हमने 8वां और 5वां का पहला किया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी क्या करेंगे, देखेंगे और ये हो भी जाएगा आराम से। हमको ये सिद्ध करना है √3 - 1। इसको भी विरोधाभास से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या मानेंगे? माना √3 - 1 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q = 0, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम सीधा लिखेंगे √3 - 1 बराबर में P/Q। बहुत आसान है। इसके बाद क्या कर लेंगे, देखिए √3 को इधर ही रहने दीजिए और P/Q माइनस का 1 है उधर भेजिए तो प्लस का 1। अब देखिए, अब हम आगे क्या लिखेंगे कि जब P और Q हमारे पूर्णांक हैं, P और Q जब पूर्णांक हैं तो P/Q + 1 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, अतः P/Q + 1 परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? परिमेय संख्या है। एक सेकंड देखिए, थोड़ा कंफर्म कर लें। देखिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमने लाइनिंग पहले ही खींच रखा है, दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो हमने क्या देख लिया कि √3 = P/Q + 1, जहाँ पर हमने क्या पहले क्या माना था कि P और Q ऐसी संख्या है जो एक पूर्णांक है, अतः P और Q क्या हो जाएंगे? एक परिमेय संख्या होंगी। जब ये पूर्णांक है तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा? ये परिमेय ही बनेगा, बशर्ते अपरिमेय संख्या ना हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन किंतु P/Q + 1 बराबर का √3, किंतु P/Q + 1 के बराबर क्या है? √3। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। अतः क्या लिख सकते हैं? नीचे लिखिएगा, अतः √3 भी क्या होगा? √3 परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, लेकिन इसको अभी हमको और आगे बढ़ाना है। अब देखिए, जब ये संख्या हमारी परिमेय हो गई और इसके बराबर है √3, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन इसके आगे अब हमें सॉल्व नहीं करना है, हम सीधा कह देंगे कि √3 क्या है? क्या बोले हैं, ये यूनिवर्सल है, सर्वमान्य है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकती है। और यह क्यों आया है हमें? क्योंकि हमने एक विरोधाभास, मतलब हमने उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करके फिर आगे लिख रहे हैं। अभी तक हमने ये लिखा है कि चूंकि ये परिमेय संख्या और इसके बराबर है √3, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगा, जो कि सत्य नहीं है। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख रहे हैं, चलिए देख रहे हैं कैसे ये सॉल्व होगा। हमने क्या लिखा था? √3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q+1 एक परिमेय संख्या है और उसके बराबर है √3, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है और यह तथ्य क्या है? सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है, सर्वमान्य है। तो अब √3 जब अपरिमेय हो गया तो p/q+1 भी अपरिमेय होगा। तो क्या हो गया? हमारे सोच का क्या पड़ गया? ये उल्टा पड़ गया। और क्यों पड़ गया? क्योंकि अब लिखेंगे यह निष्कर्ष हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। फाइनली लिख सकते हैं, अतः जो संख्या दे रखा है √3 माइनस का एक कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √3 जब अपरिमेय संख्या है। देखिए अब ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को क्यों नहीं सॉल्व किया, √3 को क्यों नहीं सॉल्व किया? तो इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आंसर हमको नहीं दिखाना है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं प्राप्त हो रहा है किसी एक ही संख्या से आंसर। इसमें ये नहीं सॉल्व करना है। इसमें बस केवल हमको क्या कर देना है, जो संख्या रूट में है उसको अलग कर देना है और हमको ये लिख देना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है और यह तथ्य सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है, इसलिए यूनिवर्सल है। अतः जो सामने की संख्या दे रखी है वो परिमेय संख्या नहीं है, जो कि हमने प्राप्त किया था कि परिमेय संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और उल्टा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही क्या मान लिया था? अपरिमेय संख्या, अरे परिमेय संख्या मान लिया था, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है कि √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। तो इस प्रकार देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें देखिए √5 को इधर रहने दीजिए और p/q प्लस का √3 उधर कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये दिखाइए कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? उसी प्रकार 2 उधर ले जाइए, माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा p/q और माइनस का 2 और इधर हो जाएगा √3। फिर इसमें कर दीजिएगा वही जैसे कि √3 अलग किए थे। सेम क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या करेंगे, सामने हम मान लेंगे p/q बराबर में p/q। अब क्या कर लेंगे, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 3 गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो टोटल संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? p/q और माइनस का 4। ठीक है, और 3 जब इससे गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा बट्टे में। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि p/q एक पूर्णांक है अतः p/q माइनस 4 बट्टे का 3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन दिखा देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यह तथ्य सर्वमान्य है। तो यह निष्कर्ष लिख देंगे कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब इसके बराबर क्या इसके बराबर हो जाएगा √2, इसके बराबर हो जाएगा √2। तो जब ये अपरिमेय है तो अपरिमेय के बराबर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जब नहीं होगी तो हम लोग सिद्ध कर देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अभी आप लोगों ने पहला की क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का दूसरा, तीसरा, फिर छठा, फिर सातवां भी हो जाएगा, 9वां और 10वां, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के इसी आधार पर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
अगर ना समझ में आए तो आप ये वीडियो हमारा पुनः देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। तो चलिए इसी के साथ अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।